हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए चैप्टर के बारे में और नया चैप्टर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसके बारे में 6 चैप्टर अपना ये बुक के अकॉर्डिंग, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसका इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज्यादा हो जाता है क्योंकि ये चैप्टर यहां पर हम डायरेक्ट स्टडी करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला चैप्टर आएगा उसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो इस चैप्टर के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करेंगे। इसलिए इस 6th चैप्टर को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, बहुत अच्छे से करना जरूरी है। और सीधी सी बात एक और है ये कि यहां से आपके 1 मार्क्स क्वेश्चंस भी बनते हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चंस भी बनते हैं और 3 मार्क्स क्वेश्चंस भी यहां पे बहुत अच्छे से आपके लिए बनेंगे। क्योंकि यहां पर क्या है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भी खूब सारे आते हैं, डायरेक्शनल पूछने वाले क्वेश्चंस भी खूब आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी निकल आते हैं, और यहां से डेरिवेशंस भी बहुत अच्छे से डेरिवेशन यहां से बनेंगे आपके लिए। तो हमारा ये जो चैप्टर है 6 चैप्टर रहेगा और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो यहां पर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इसके जो टॉपिक्स होंगे वो मैं आपको पहले बता देता हूं, क्योंकि इस चैप्टर का नियरली कम से कम आपके इस अकेले चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे। और यहां पर ये हमारा ये जो टारगेट रहेगा कि 3 लेक्चर के अंदर हमारा ये चैप्टर पूरा रहे, पूरा हो जाए। और यहां पर इसके लिए हम बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स करने वाले हैं और एक टॉपिक ऐसा होगा जो बहुत बड़ा भी होगा। और इस पूरे चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो वो ये है मोशनल ईएमएफ, जिसके अंदर हम ईएमएफ भी कैलकुलेट करेंगे। उस कंडक्टर के थ्रू करंट भी होगी, करंट होगी तो कुछ फोर्स भी होगा, फोर्स होगी तो वहां पे हमें पावर की भी जरूरत होगी, और पावर होगा तो कुछ चार्ज भी फ्लो होगा। इन सब के बारे में हम यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। और जो हमारे शुरुआत जो होगी वो होगी मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडे एक्सपेरिमेंट, हेनरीज एक्सपेरिमेंट। जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसको फिर से मैं आपको बता रहा हूं, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसी का आप, अगर आपको वो अच्छे से आता तो ये तो और इजी हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट लाइक हलवा हलवा टाइप काम ही है, ठीक है ना, बस इतना ही है। देन फैराडेज लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है इसको, ठीक है। इसके बिना तो कुछ काम ही नहीं होगा। लेकिन एग्जाम के लिए कौन सा है, एग्जाम के लिए फैराडे लॉ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है लेंज लॉ, क्योंकि लेंज लॉ आपको डायरेक्शन बताता है। लेंज लॉ आपको क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो फैराडे भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और लेंज लॉ को एनर्जी कंजर्वेशन के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है तो लोग समझ लेते हैं कि इंड्यूस्ड बन रहे तो एनर्जी तो कंजर्व रहती है, यहां पर तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंड्यूस्ड हो गई, जनरेट हो गई, ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया। तो उसको भी हम यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं, क्या ये एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है या नहीं करता है। ऑब्वियसली करता ही होगा, क्योंकि हमने इतना सारा लॉ पढ़ा है, इतने सारे चीजें पढ़ी है, तो सब जगह यही है कि एनर्जी कंजर्व रहती है, चार्ज कंजर्व रहता है, मास कंजर्व रहता है। जो हम अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, आने वाले टॉपिक्स में अलग अलग चीजें रहेगी। न्यूक्लियर चैप्टर में हमें पता चलेगा एनर्जी अकेली कंजर्व नहीं रहती, मास अकेला कंजर्व नहीं रहता, बल्कि दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइंडली एक दूसरे के साथ कंजर्व रहते हैं। मास डिस्ट्रॉय करके एनर्जी क्रिएट कर सकते हो, ऐसा वहां पे रिलेशन पढ़ेंगे। लेकिन एनर्जी कंजर्व रहती है, हम यहां पर स्टडी करेंगे कि एनर्जी किस तरीके से कंजर्व रहती है। ओके, इन द केस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो हम यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत अच्छा चैप्टर है ये, ठीक है। मुझे अगर इस पूरी बुक में कोई पूछे सबसे अच्छा मुझे पर्सनली कौन सा चैप्टर लगता है, तो मैं कहूंगा मुझे ये चैप्टर सबसे अच्छा लगता है। आसान कोई भी लग सकता है, अच्छा पसंदीदा जो मेरा चैप्टर है ना वो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसके बारे में हम बात करते हैं आगे, हमारे टॉपिक से चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। और इसका सबसे पहला अपना टॉपिक होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके बारे में आप बताओ। अब आते हैं अपने सीरियस नोट की तरफ, जो अपना मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात करनी है। देखो, फ्लक्स का मतलब पहले से भी हम जानते हैं, फ्लक्स का मतलब कोई आपके पास कुछ एरिया है, उस एरिया के थ्रू जो कोई भी ऑब्जेक्ट, फिजिकल क्वांटिटी, इमेजिनरी क्वांटिटी पास होती है उस एरिया के थ्रू, उसको आप क्या बोल देते हो, फ्लक्स बोल देते हो। जैसे आपकी क्लास का जो गेट है, उस गेट के थ्रू आप लोग मॉर्निंग में एंटर करते हो क्लास में, तो वो आपका फ्लक्स हो गया। पाइप के थ्रू पानी निकलता है, पानी बहता है, वहां से पानी फ्लो करता है,
तो वो पाइप का पानी का फ्लक्स हो गया। ठीक है, तो वहां पर जो गेट के अंदर जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट पास होंगे तो वो आपके उतने नंबर ऑफ उतना अमाउंट क्या हो गया, फ्लक्स ऑफ स्टूडेंट हो गया। एक तरीके से आप ये समझ लो। अब कोई गेट है, वहां से बड़ा गेट होगा, अगर एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा स्टूडेंट पास हो सकेंगे। ठीक है, अगर वहां पर कोई छोटा गेट होगा तो वहां से कम स्टूडेंट पास हो सकेंगे, और कोई गेट ही नहीं होगा तो वहां से स्टूडेंट पास ही नहीं हो सकेंगे। तो ये वहां पे क्या हो गया, फ्लक्स हो गया। और फ्लक्स साइज के साथ साथ किस चीजों पे डिपेंड करते हैं, उस क्लास के अंदर बच्चे भी तो होने चाहिए। मान लो टोटल बच्चे तो हैं 10 और आपने गेट लगा दिया बड़ा सारा, बहुत बड़ा गेट लगा दिया इंडिया गेट के बराबर, तो फिर क्या हो गया, गेट कितना ही बड़ा हो, अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही नहीं है तो भी फ्लक्स कम होगा। तो उसमें एरिया की साइज के साथ साथ जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका अमाउंट, उसकी इंटेंसिटी कितनी है वो भी डिपेंड करता है। एरिया ज्यादा है, फ्लक्स इंक्रीज होने के पूरे पूरे चांस है, लेकिन उसके साथ साथ अगर क्वांटिटी भी ज्यादा है तो फ्लक्स और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्वांटिटी कम है तो डिक्रीज होगा, है ना। तो इस तरीके से एरिया पे डिपेंड करती है, फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है जो उसके थ्रू पास हो रही है, और इसके साथ साथ एक अलाइनमेंट पर भी डिपेंड करता है कि दोनों जो एरिया एंड फिजिकल क्वांटिटी उनका अलाइनमेंट कैसे होता है। इसका देखो मैं आपको एक बहुत बढ़िया एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ये देखो अपने पास ये नोटबुक है, ये इसका एरिया है, मान लो ये आपका गेट है। ओके, ये गेट जब इस तरीके से रहेगा आपके सामने तो आप यहां से पास होगे और आराम से पास हो सकोगे। ठीक है ना, आप ऐसे चलते हुए आ रहे हो और चलते पागे इसके थ्रू पास हो सकोगे क्योंकि ये गेट एरिया आपके सामने है। लेकिन क्या ये गेट ऐसा है, आप ऐसे आओगे तो पास हो सकोगे, ऐसे आओगे तो एंटर कर सकोगे, लेकिन कोई आप में से कोई ज्यादा समझदार आदमी है, ज्यादा वाला समझदार, वो क्या करेगा, वो इस तरीके से इसमें एंटर कर, दीवार के सारे सारे आ रहा है, मैं तो अब इस थ्रू के पास होऊंगा, ऐसे पास होऊंगा, तो यहां से इस तरीके से अगर निकलना होगा तो वहां पर पास नहीं हो पाएंगे क्योंकि इसका ओरिएंटेशन ही ऐसा है। इसमें से कोई भी, जैसे मान लो ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये एक एरिया है, तो क्या ऐसे इसके थ्रू पास हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। ठीक है, ये ऐसे या तो इसके पीछे से पास जाएगा या फिर इसके बाहर से, इसके अंदर से पास हो नहीं सकेगा। लेकिन अगर ऐसे है तो क्या इसके थ्रू पास हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहां से पास हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये एंटर हो जाएगा, ये एग्जिट हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से अगर होगा तो पास नहीं हो पाएगा। तो यहां पे क्या हुआ, फ्लक्स का मतलब हो गया नंबर ऑफ, अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो नंबर आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग थ्रू है गेट, वो स्टूडेंट का फ्लक्स है। तो यहां पर भी सेम है, मैग्नेटिक फ्लक्स है तो कौन हो गया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, पासिंग थ्रू एन एरिया इज नोन एज ए मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम फाई से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी किससे रिप्रेजेंट करते थे, फाई से, मैग्नेटिक फ्लक्स को भी फाई से। अगर हमें कभी कभी दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करना हो तो इसको 5b लगा देते हैं बाद में, सिंपल सी बात है, और कोई भी इसमें चीज नहीं है। ठीक है, इसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। देन अब हमने ये ले लिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। ठीक है, तो ये आप ये बताओ, कोई भी जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की नंबर काउंट कर सकते हो क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर काउंट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इमेजिनरी है, तो नंबर काउंट नहीं कर सकते। लेकिन एक बात हमें पता है, क्योंकि कोई आदमी, कोई पर्सन वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक फिक्स मैग्नेटिक फील्ड के लिए 4 लाइंस बना देगा, कोई उसी के लिए 6 बना देगा, तो हम एग्जैक्ट नंबर काउंट नहीं कर सकते। लेकिन हमें एक बात का पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी होगी, वो अगर
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी भी ज्यादा होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी भी, डेंसिटी मतलब उनकी रेयरिटी या डेंसर है कि रेयरर है। अगर फील्ड इंटेंसिटी कम है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी रेयरर होगी, उनकी डेंसिटी भी कम होगी। ठीक है, तो यहां पर एक तो हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, वो डायरेक्टली बी पर डिपेंड करती है। डायरेक्टली किस पर डिपेंड करती है? बी पर डिपेंड करती है। ओके, हो गया काम। पासिंग थ्रू एन एरिया, जितना बड़ा एरिया होगा फ्लक्स उतना ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें से उतनी ज्यादा फील्ड लाइन पास हो सकेगी। अगर हमारे पास ये एक गेट है या ये एक एरिया, इसके थ्रू कितनी फील्ड लाइन पास हो सकेगी? इसकी बजाय मैं दूसरा आपको एग्जांपल देता हूं। ये अपने पास कोई गेट है, इसके थ्रू कितनी फील्ड लाइन पास हो सकेगी? दोनों का नंबर अलग अलग होता है कि नहीं होता है? क्योंकि ये छोटा एरिया है, ये अपने पास बड़ा एरिया है, बड़े के अंदर से ज्यादा फील्ड लाइन पास हो सकेगी। तो यहां पर एरिया भी डिपेंड कर गया, फील्ड इंटेंसिटी भी डिपेंड कर गया। और एक और बात बताई थी मैंने, एंगल पर भी डिपेंड करता है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि फाई, अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मैं पहले मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं हम। ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें से आपको एक ये देखना है कि इसके अंदर हमने कोई एरिया रख दिया। यहां पर हमने ये एक एरिया रख दिया इस तरीके से, जस्ट लाइक मैंने ये नोटबुक रख दी यहां पे। ओके, ये जैसे नोटबुक यहां पर इस तरीके से अगर रखी हुई है, तो यहां पर कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो रही है? सारी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो जाएगी यहां पे। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे रख दूंगा तो अब यहां पे नीचे वाले भी हट गई, यहां से ऊपर वाले भी हट गई, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब इसके थ्रू कम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो सकेगी, है ना। तो यहां पे ऐसे ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है। अब अगर रखूं तो इसमें बाकी ऊपर नीचे चल जाएगी, कुछ नीचे निकल जाएगी, इसके थ्रू बीच में से कुछ भी पास नहीं होगा। तो ये यहां पर एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो कि मैंने यहां पर ये जो एरिया दिया है, इस एरिया का कोई वेक्टर है, एरिया वेक्टर ए। क्योंकि एरिया वेक्टर जो होता है ना, वो हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। अगर ये एरिया ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर इस तरीके से होगा, ठीक है ना। ये देखो इस तरीके से इसका एरिया वेक्टर होगा यहां पर परपेंडिकुलर। और अगर ये एरिया हमारे पास अगर इस तरीके से हो जाएगा तो एरिया वेक्टर भी ऐसे हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। यहां पर इस तरीके से एरिया वेक्टर भी हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया? इसका एरिया वेक्टर आ गया ये, और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? ये। तो यहां पर हम डायरेक्ट इसका फ्लक्स लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। बी ए कॉस थीटा। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ए क्या है? एरिया है। कॉस थीटा एंगल बिटवीन दिस, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये वाला एंगल हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब अगर हम यहां पर, क्योंकि ए भी वेक्टर है और बी भी वेक्टर है, दोनों वेक्टर है, लेकिन यहां पर फ्लक्स हमेशा क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये ए डॉट बी के बराबर होता है। ए डॉट बी के बराबर होता है। अगर हमारे पास यहां पर स्मॉल अगर एरिया हो, स्मॉल एरिया सेगमेंट है, ये पूरा एरिया है, इसमें से मैंने कोई भी एरिया सेगमेंट कंसिडर कर लिया होता, तो फ्लक्स फ्रॉम एरिया सेगमेंट तो क्या होता? डी फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट डी ए। ये जो ए जो है ना, वो आप कोई भी ले सकते हो, कैपिटल भी ले सकते हो, स्मॉल भी ले सकते हो, नॉट अ बिग डील, कोई बिग डील नहीं है, ठीक है ना। तो ये चल जाएगा। तो आपके साथ आ गया फाई बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। देन आप लिख सकते हो डी फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू डी ए कॉस थीटा।
इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, फ्लक्स की वैल्यू आ गई। और यहां पर अब हम लेते हैं इसके अलग अलग स्पेशल केस, क्योंकि स्पेशल केस जब तक नहीं लेंगे ना तब तक हमें एग्जैक्टली मजा नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा, कंडीशंस नहीं आएगी ये क्या होता है। देखो कैसे, हमारे पास यहां पर आ गया केस 1। फर्स्ट केस कौन सा है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0। देखो थीटा इज इक्वल्स टू 0 होने का मतलब क्या है, इसके दो मतलब निकल के आते हैं। पहला, B एंड A आर पैरेलल। इसको इतना करने की बजाय मैं डायरेक्ट ही ऐसे कर दूं ना, B इज पैरेलल टू A। समझ में आ गया। अगर A और B तो दोनों पैरेलल होंगे, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं आता, क्वेश्चंस ऐसा नहीं आता। क्वेश्चन कैसे आता है, हमेशा ऐसे आता है कि प्लेन ऑफ एरिया इज, ये प्लेन ऑफ एरिया है ना, एरिया का मतलब ये ज्यादातर लूप होगा, प्लेन ऑफ लूप, ओके। कोयल ये भी हो सकता है, कोयल भी हो सकता है, लूप भी हो सकता है। तो प्लेन ऑफ एरिया और लूप इज परपेंडिकुलर टू बी। प्लेन इज परपेंडिकुलर टू बी, इसका मतलब ये हुआ, देखो मैंने क्या किया, आपके पास यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड बनाए, ठीक है। ये मैंने यहां पर आपके लिए मैग्नेटिक फील्ड बनाए। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने यहां पर ये वाला एरिया यहां पे लगा दिया। तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपके पास क्या है, ये वेक्टर है, और ये जो एरिया है इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में, होगा कि नहीं, एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में ऐसे। तो यहां पर इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होने के कारण, अब देखो दोनों ये ए और ये तो परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल है, वेक्टर ए बी एंड ए तो क्या हो गए, पैरेलल हो गए, लेकिन इसका प्लेन तो यही है ना, ये प्लेन है ना, ये जो प्लेन है ये तो हमेशा इसके परपेंडिकुलर ही आपके काम कर रहा है। और ये जो प्लेन है इसी के लिए कैलकुलेशन होती है, इसी के लिए गिवन होता है, प्लेन ऑफ एरिया इज, प्लेन ऑफ लूप इज पैरेलल टू, सॉरी परपेंडिकुलर टू बी। तो ये ध्यान रखना बहुत अच्छे से। तो यहां पर cos 0 इज इक्वल्स टू 1 और फाइव इज इक्वल्स टू क्या आ गया, बी ए इंटू 1, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो cos 0, तो बी ए, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये इतना समझ के चलना है फाई के लिए। सेकंड केस हो गया केस 2, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90। थीटा इज इक्वल्स टू 90 का मतलब B इज परपेंडिकुलर टू ए। देखो दोनों चीज ऐसा नहीं हो, मैं तो आपको ज्यादा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं और आपके लिए पूरा ही क्लियर हो जाए, क्लियर मतलब साफ हो जाए, ऐसा नहीं करना है। क्लियर फर्स्ट वाला होना चाहिए कि ऑल क्लियर, ओके, और ऑल क्लियर नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या आएगा, इस कंडीशन में आएगा प्लेन ऑफ एरिया, और एरिया का मतलब लूप या कॉइल इज पैरेलल टू बी, पैरेलल टू बी। कैसे, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें देखो पहले इसका मैं आपको बना देता हूं कि यहां पर आपके पास जो प्लेन है वो ऐसे है, और इस वाले केस में, दूसरे वाले केस में मैं क्या बताऊंगा, ये पैरेलल है, कौन, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके अंदर जो हमारे पास ये हो गया, ये प्लेन हो गया है ना, ये प्लेन अब ऐसे रखा हुआ है इस तरीके से। तो एरिया, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, ठीक है। तो यहां पर इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ये एरिया वेक्टर होगा, ये बी वेक्टर होगा, और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा यहां पे। तो आप क्या लिखोगे, cos 90 इज इक्वल्स टू 0, तो फाइव इज इक्वल्स टू बी ए cos 90
बी ए इंटू जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। समझ में आया? इस तरीके से काम होता है। यहां पर इसका एरिया अगर आप देखोगे तो ये ऐसे बनेगा, ये लो। तो यहां पर दोनों के बीच, दोनों पैरेलल हो गए एक दूसरे के, एंगल जीरो हो गया। एंगल जीरो होने पर बी, ये क्या हो गया? मैक्सिमम। ये क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। ये क्या हो गया? मिनिमम हो गया, वैल्यू मैग्नीट्यूड के हिसाब से। तीसरा केस आ जाता है यहां पर, थर्ड केस, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180। थीटा इज इक्वल्स टू 180। 180 का मतलब हो गया, वही वाला केस है, सेम यही वाला, बस 180 एंगल है। कैसे होगा ये देखना है। cos 180 इज इक्वल्स टू -1, फाइव इज इक्वल्स टू बी ए cos 180, तो ये हो जाएगा माइनस का बी ए। अब माइनस बी ए का मतलब क्या होता है ये देखना है। देखो आपके पास यहां पर जब आप देखोगे तो इसके अंदर पहले हम मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इसके अंदर आपको अब ये देखना है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड बन के आया है यहां पर, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो प्लेन रखा हुआ है ना, वो तो यही रखा हुआ है, प्लेन तो आपका ऐसे ही रखा हुआ है, लेकिन इस प्लेन के लिए भी अब दो एरिया वेक्टर होंगे। पता है आपको, सबको पता है वो दो। दो कौन कौन से होंगे? एक तो ये होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में उधर, और एक, क्योंकि प्लेन तो इसमें, ये एरिया है ना, इसमें दो प्लेन है, एक तो इधर वाला हो गया, एक इधर वाला मेरी तरफ वाला हो गया। तो एक इसका प्लेन ये भी तो है ना, ये भी, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है, कोई भी प्लेन के दो साइड होते हैं, है ना। तो यहां पर ये क्या हो गया, एक प्लेन ये भी हो गया। तो इसके लिए जब आप देखोगे यहां पर, तो क्या हो गया, ये मेरी तरफ इसका हो गया। तो यहां पर क्या है आपके पास, अगर आप यहां पर कोई थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट अगर ले लेते हो, कंसिडर करते हो, इसके पीछे वाला जो साइड है वो हम थोड़ा ऐसे बना लेते हैं। क्यूब आपने ले लिया, तो यहां पर इस क्यूब के अंदर क्या है, ये जो एरिया वेक्टर है ना, ये तो इधर है, ये एरिया वेक्टर तो इधर है, जो कि क्या हो गया, फर्स्ट वाला केस हो गया। और ये वाला भी तो साइड है यहां पे, ये वाला साइड भी तो आप देख पा रहे हो, जो ये वाला साइड है, इसमें एक तो ये साइड हो गई, एक ये साइड हो गई। इस साइड का एरिया किधर होगा, इस तरफ होगा। इसका एरिया तो आपके पास है, ये ए है वेक्टर, तो ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव एरिया वेक्टर। उसके कंपैरिजन में ये ऑपोजिट है। अगर ये प्लस एक्स एक्सिस है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। इतना सा डिफरेंस है। तो यहां पर ये नेगेटिव फ्लक्स है, और जो नेगेटिव फ्लक्स होता है ये क्या है, इस क्यूब के इनवर्ड जा रहा है, इस सरफेस के इनवर्ड हो रहा है। तो यहां पर ये वाला जो सरफेस है ये इनवर्ड्स है, और जो पॉजिटिव फ्लक्स है ये क्या है, आउटवर्ड्स या आउटगोइंग। किसी भी सरफेस से या थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट से बाहर निकलने वाले फ्लक्स को या आउटगोइंग फ्लक्स को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और इनकमिंग फ्लक्स को या इनवर्ड जो फ्लक्स होता है, अंदर की तरफ जो मूव करता है, उसको हम बोलते हैं आउटगोइंग फ्लक्स। अंदर की तरफ जाता है उसको बोलते हैं इनकमिंग फ्लक्स, और वो क्या होता है, नेगेटिव। इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा पूरा यहां पे हो चुका है। अब हमारे पास क्या है, इसका आगे का पार्ट, फैराडेज एक्सपेरिमेंट। फ्लक्स हो गया। अब अभी फ्लक्स को एक बार थोड़ा सा शांति दे दो, 2 मिनट का आप ब्रेक लेकर। अब हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं फ्लक्स इसके फैराडे के लिए, क्योंकि फ्लक्स तो आपको पता चल गया क्या होता है, कैसे होता है, एरिया वेरिया अब हमारे जब काम आएगा तब बताऊंगा। अब हमारे पास फैराडेज एक्सपेरिमेंट आया।
फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, सबसे पहले हम वही देखते हैं। फैराडे ने सबसे पहले यहां पर एक कोयल कंसिडर करी थी। ये कोयल है और फिर इसके साथ इन्होंने एक ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया यहां पे। ओके, मैं बताते हुए जा रहा हूं, जो भी आपको बनाना है आप बना के लिख लो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट नहीं पूछा जाता है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए। ये आपके पास गैल्वेनोमीटर है जो रखी हुई है, और वो आपके पास एक बार मैग्नेट है जिसका ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये एन नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। और ये क्या है, स्टार्टिंग में इनिशियली ये प्लेस्ड है। ओके, ये रखी हुई है, केवल स्टेशनरी है, स्टेशनरी है ये। ओके, तो इतना ध्यान रखना आपको। तो इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं रहेगा, यहां पे नो डिफ्लेक्शन। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब यहां पे करंट है क्या, करंट भी नहीं है। ओके, समझ गए। फिर जब आपने इसको, इस कोयल तो आपके सामने यहीं पर रखी हुई है और आपने इस गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर रखा है, और ये जो आपके पास नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मतलब बार मैग्नेट है। तो ये क्या हो रहा है, देखो इसमें इसमें भी जब ये है तो यहां पे इसके थ्रू कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे बनती है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये इस तरीके से यहां से पास हो रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन जब ये आपके पास बार मैग्नेट है, ये इसके नजदीक जब आ रहा है, तो यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू मूव कर रहे हो ना, तो मूव करने के टाइम पर ये मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू इंक्रीज हो रही है, मतलब इसके थ्रू ज्यादा पास हो रही है, मतलब अब चेंज हो रही है। ओके, तो इसमें क्या है, अब ये मूविंग, दिस नॉर्थ पोल इज मूविंग टुवर्ड्स दिस कॉइल। तो यहां पर इस सामने वाली कॉइल में किसी भी एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, और जब करंट फ्लो होगी तो यहां पर क्या होगा, एक डिफ्लेक्शन आएगा इस गैल्वेनोमीटर में। तो यहां पर अब डिफ्लेक्शन बनेगा गैल्वेनोमीटर में, क्योंकि अब ये क्या कर रही है, मूव कर रही है टुवर्ड दिस गैल्वेनोमीटर। कौन, नॉर्थ पोल। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और चेंज किया। जब और चेंज किया तो यहां पर ये इस तरीके से बना रहे हैं कि ये आपके पास कॉइल है और यहां पर गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है नीचे। इस कॉइल को आपने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया, और अब ये जो नॉर्थ पोल है, ये साउथ या नॉर्थ, नॉर्थ पोल अब दूर जा रहा है। क्या मूविंग है क्या अभी भी, यस मूविंग तो ये अभी भी है, लेकिन अब इसका जो मोशन है वो क्या हुआ, ऑपोजिट है। ऑपोजिट है मतलब अब ये इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पहले इंक्रीज हो रही थी, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसमें फिर से डिफ्लेक्शन आया। डिफ्लेक्शन कहां आया, इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, और ये जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, इस बार ये पहले वाले के कंपैरिजन में ऑपोजिट डिफ्लेक्शन है। और ये जो ऑपोजिट डिफ्लेक्शन है ये क्या बता रहा है, यहां पे अब करंट फ्लो हो रही है। जैसे इस कंडीशन में मैं बात करूं यहां पर, तो करंट फ्लो हो रही है सपोज इस डायरेक्शन में, तो यहां पर जो करंट फ्लो होगी वो होगी इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट करंट फ्लो होगी, इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है। करंट की डायरेक्शन यहां पर अभी ऑपोजिट है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या एग्जैक्ट यही डायरेक्शन होगी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है यहां पर
करंट क्लॉकवाइज हो जाए और यहां पर एंटी क्लॉकवाइज, ये पॉसिबल है। वो हम जब लॉ आएगा, जब इसका रूल पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है ना। यस, तो यहां पे डिफ्लेक्शन तो आया, लेकिन इसके कंपैरिजन में ऑपोजिट डिफ्लेक्शन आया वहां पे, ठीक है। तो आप लिखोगे ऑपोजिट डिफ्लेक्शन। ये आपका केस 1 है, ये केस 2 है, और ये केस 3 है। और फिर यहां पे थर्ड में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लॉट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से आप प्लॉट कर सकते हो, इस तरीके से डिक्रीज हो रही है, बना सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन। दो इसमें ज्यादा भी बना दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझना यह है आपको कि जब स्टेशनरी हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है क्या, एग्जिस्ट कर रही है क्या इस लूप के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, आप कहोगे हाँ कर तो रही है। इसमें क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रही है, हाँ एग्जिस्ट भी इसमें भी कर रही है, लेकिन इसमें चेंज ये हो रहा है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो रही है, नॉर्थ पोल से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और यहां पर नॉर्थ पोल से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन अब डिक्रीज हो रही है। मतलब इसमें से फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, इसमें फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। इसमें फ्लक्स तो है लेकिन वो स्टेशनरी है, चेंज नहीं हो रहा। हम फोर्थ कंडीशन लेते हैं। फोर्थ कंडीशन क्या बनती है, ये गैल्वेनोमीटर है, और यहां पर अब आपने क्या किया, साउथ पोल बना दिया यहां पे, और ये नॉर्थ पोल है। तो साउथ पोल अगर होगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी, इस इस तरीके की बजाय अब ये नेगेटिव बनेगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, इस पोल को, ये जो आपके पास बार मैग्नेट है, इसको आप इसके नजदीक ले जा रहे हो। दिस बार मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स दिस कोयल, इस कोयल के टुवर्ड्स मूव कर रही है ये। और जब ये इस कोयल के टुवर्ड्स मूव कर रही है, कोयल की तरफ मूव कर रही है, तो आप यहां पर इजीली बता सकते हो कि अब इसमें फिर से करंट फ्लो होगी, लेकिन इस बार जो करंट की जो डायरेक्शन है ना, वो क्या होगी वो बताओ, वो होगी इसके अलोंग। थर्ड वाले केस में जो करंट की डायरेक्शन है उसके अलोंग यहां पे करंट की डायरेक्शन आएगी। आप ये कह सकते हो डिफ्लेक्शन एज केस 3। केस 3 में जो डिफ्लेक्शन आया ना, वो डिफ्लेक्शन यहां पे आएगा, क्योंकि अब यहां पे एक चीज पता चल गया, नॉर्थ का दूर जाना या साउथ का नजदीक आना दोनों एक बात होती है, दोनों एक तरह बिहेव करते हैं। और साउथ का दूर जाना और नॉर्थ का नजदीक आना दोनों एक जैसा बिहेवियर होगा। अगर हम यहां पर अब फिफ्थ केस लेते हैं, ये अपने पास फिफ्थ केस है, मैं नेक्स्ट में नहीं जाऊंगा, यहीं पर बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको यहां पर एक साथ समझ में अच्छे से। तो ये हमारे पास कोयल है और हमने यहां पर ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, और इस जगह पर हमने ये अपने पास क्या हुआ, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और यहां पर इस बार साउथ पोल है ना, दिस इज गोइंग अवे, दिस साउथ पोल इज मूविंग अवे फ्रॉम दिस कॉइल। और अगर इसके नजदीक जाएगा तो आप ये देखोगे डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन क्या होगा, यस डिफ्लेक्शन होगा एज केस 2। मोशन तो 3 के जैसी है, लेकिन डिफ्लेक्शन क्या है, इस केस के जैसा। क्यों है इस केस के जैसा, क्योंकि यहां पर नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा था, वहां पे साउथ पोल दूर जा रहा है। तो यहां पर क्या है, आपके पास एक डिफ्लेक्शन होगा। इसके थ्रू अब फ्लक्स जो है ना, दोनों केस में डिक्रीज हो रहा है। कौन से केस में, इस केस में डिक्रीज हो रहा है यहां पर, और इस केस में भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पे अलग है। तो यहां पर इस पूरे एक्सपेरिमेंट से एक कंक्लूजन जरूर निकला है कि बार मैग्नेट जब तक स्टेशनरी है यहां पे, इस केस में, तब तक नो डिफ्लेक्शन। नो डिफ्लेक्शन का मतलब नो करंट इंड्यूस्ड,
नो करंट इंड्यूस्ड, कोई भी यहां पे करंट इंड्यूस्ड नहीं हुई है। क्या एक बात बताओ, यहां पे इस कॉइल के थ्रू क्या फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा है क्या? यस, फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये जो एरिया है इस एरिया के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास तो हो ही रही है। चाहे यहां पे आप साउथ को इस तरीके से रख दो, चाहे आप नॉर्थ को इस तरीके से रख दो, फ्लक्स तो रहेगा। साउथ रखोगे तो इनवर्ट फ्लक्स हो जाएगा, नहीं तो है, फ्लक्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, लेकिन करंट नहीं होगी। तो करंट क्या फ्लक्स होने से होती है? नहीं होती। तो किससे होती है? इससे। क्या फ्लक्स यहां पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स के चेंज होने से करंट इंड्यूस्ड हो रही है। फ्लक्स के चेंज होने से करंट इंड्यूस्ड हो रही है। फ्लक्स के चेंज होने से, फ्लक्स के चेंज होने से करंट इंड्यूस्ड हो रही है। ये आपको पता चला है फैराडेज एक्सपेरिमेंट से। और फ्लक्स चेंज करने का यहां पर रीजन क्या है? ये आपके पास जो बार मैग्नेट है ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो यहां पर ये रीजन है, ठीक है। फिर दूसरी बात, एक और हमारे पास एक्सपेरिमेंट है इसी के जैसा, वो है हेनरीज एक्सपेरिमेंट। तो इसी फैराडे एक्सपेरिमेंट से मोटिवेट हो जाते हैं ना किसी दूसरे को करते हुए देखकर, इसके एक्सपेरिमेंट को देखकर मोटिवेट होकर हेनरीज ने भी अपना एक्सपेरिमेंट किया। जो हेनरी जी है वो गए फैराडे जी के पास, बोले जी आपने तो एक्सपेरिमेंट किया, आपका ये रहा, लेकिन हम भी तो कुछ करें। तो बोला करो। तो जब हेनरी जी ने अपने तरफ से जो एक्सपेरिमेंट किया उसने थोड़ा उसको अलग तरीके से किया, बदल के किया। कि पहले से ये तो पता था हेनरी को कि मैं करंट कैरिंग कॉइल या करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। तो यस, क्रिएट करते तो उसी को काम में लो ना। जब क्रिएट करते हो बार 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 मैग्नेट को क्यों परेशान करते हो? उसको काम में लो, लूप को। तो यहां पर देखो आपके पास ये एक कॉइल है और इसको आपने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। तो यहां पर बैटरी के कारण कोई करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी तो इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से बनेगी, एक तो इसके सेंटर से पास होगी इस तरीके से, ठीक है। एक इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे पास होगी, क्या ये पीछे भी रहेगी? ऐसा नहीं है पीछे नहीं रहेगी, पीछे भी रहेगी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। करंट कैरिंग लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो बना दी हमने सिंपल, ऐसे ही बनाया था हमने पिछली बार। अब क्या है फोर्थ चैप्टर के अंदर, अब क्या है, हम यहां पर इसको इसके अंदर एक और कोयल रख देते हैं। इसके अंदर हम यहां पर एक और कोयल रख देते हैं और इस कोयल को हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो इनिशियली जब यहां और यहां पर इस वाले केस को हम एक की से लगा देते हैं। जब हम अब अलग अलग केस करते हैं, पहला केस यह है कि ये की क्या है? ऑफ है, की इज ऑफ। तो जब ऑफ है केस में, तो यहां पर ऑफ जब है की, तो यहां पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। जब की ऑफ है तो क्या? नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं था इसमें। ये बेचारी ऐसे कैसे खड़ी है यहां पे, लेकिन जैसे ही आपने यहां पर की प्रेस किया, की को ऑन किया, जैसे ही ऑन किया तो ऑन करते ही यहां पे क्या हुआ, सबसे पहले करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुई। इसमें
करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई तो यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स बना। मैग्नेटिक फ्लक्स बना तो मैग्नेटिक फ्लक्स पहले तो नहीं था, मतलब जीरो था, फिर बना मतलब मैक्सिमम तक बढ़ा, है ना। इस तरीके से देखो सेकंड वाले केस में कि आपके पास पहला वाला केस है यहां पे कि जब आपके पास जो करंट की जो वैल्यू है वो क्या है, जीरो, और यहां पे आपने की को प्रेस किया, ये दूसरा वाला केस आ गया। दूसरा वाला केस आती क्या, करंट क्या ऐसे फ्लो होती है कि जैसे यहां तो जीरो तुरंत बिना टाइम लिए अचानक से बढ़ गई, नहीं, करंट को अपना सेचुरेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। करंट क्या है, थोड़ा इस तरीके से, और ये टाइम डिफरेंस कितना होता है, नैनो सेकंड होता होगा या उससे थोड़ा कम ज्यादा होता होगा, नैनो सेकंड के आसपास होता है ये टाइम। करंट को मेंटेन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और जितने टाइम में ये करंट इंक्रीज हुई है, जितने टाइम उतने टाइम तक के लिए यहां पर मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन आएगा किसी एक डायरेक्शन में। मोमेंटरीली यहां पर क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा, और ये डिफ्लेक्शन की कोई एक डायरेक्शन होगी, वो मैंने ये बना दी। और इस मूवमेंट के बाद केवल डिफ्लेक्शन इतने से टाइम के लिए आएगा, ये ध्यान रखना। यहां पे जो डिफ्लेक्शन है वो यहां पर इतने से टाइम पीरियड के लिए आएगा, और फिर उसके बाद करंट सेचुरेट हो गई तो यहां पे डिफ्लेक्शन भी वापस नीचे आएगा, डिफ्लेक्शन अब बंद, फिर बाद में नो डिफ्लेक्शन। यहां पर नो डिफ्लेक्शन, बस। क्या की अब ऑफ है, नहीं, अब भी की ऑन है, कि अब भी ऑन ही है, लेकिन डिफ्लेक्शन कितनी देर आया, आपने झट लगाया तुरंत डिफ्लेक्शन आया, खत्म, बस। क्योंकि जब आप ऑफ थी की उस टाइम पे फ्लक्स जीरो था, जैसे आपने की प्रेस किया करंट डेवलप हुई, करंट इंक्रीज हुई, तो यहां पर फ्लक्स बना, फ्लक्स में चेंज आया, चेंज आने से डिफ्लेक्शन आया, करंट सेचुरेट हो गई, फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया, फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया तो यहां पे इसमें करंट इंड्यूस होना भी बंद हो गई। और फिर आपने क्या किया, एक और काम कर दिया, फिर यहां पर तीसरा केस हो गया क्या, अब आपने की को फिर से ऑफ कर दिया, और की को फिर से जब ऑफ किया तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये करंट जो है वो फिर से जीरो पर चली गई। इसमें भी वही नैनो सेकंड का टाइम लगा होगा होपफुली, और ये लगता है टाइम, ये हमें पता नहीं चलता, हमारी आंखों को पता नहीं चलता, लेकिन लगता है ये टाइम। जब आप बड़ी जगह पे जाओगे, बड़ी कॉलेज में, अच्छी कॉलेज में एडमिशन लोगे, तो वहां पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स होंगे, उनमें आपको पता चलेगा कि करंट को बनने में नैनो सेकंड तक का टाइम तो लगता ही है। और ये जो टाइम लगेगा, आपने जैसे ही इसको ऑफ किया, थर्ड केस लेकर आए ऑफ करने के लिए, और उसी के साथ ये क्या हो गया, यहां पर फिर से डिफ्लेक्शन आया, लेकिन इस बार डिफ्लेक्शन क्या हुआ, ऑपोजिट हुआ। इस बार डिफ्लेक्शन क्या हुआ, ऑपोजिट हुआ, और जैसे ही करंट खत्म, फिर से डिफ्लेक्शन खत्म, और बाद में गया काम। तो आप जैसे इसको प्रेस करोगे डिफ्लेक्शन आएगा, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, निकालोगे ऑपोजिट डिफ्लेक्शन आएगा, फिर प्रेस करोगे फिर डिफ्लेक्शन, फिर निकालोगे फिर ऑपोजिट डिफ्लेक्शन, चलता रहेगा, जितनी बार करोगे उतनी बार चलता रहेगा। तो ये था हेनरीज एक्सपेरिमेंट, और यहां पर ये आपने इसने फिर अब ये पक्का कर दिया फैराडेज एक्सपेरिमेंट को, और ज्यादा इसने सपोर्ट कर दिया कि यस देयर इज समथिंग इन बिटवीन दीज टू coils and in between this coil and बार मैग्नेट। तो वहां पर एक बात कॉमन आई, बार मैग्नेट क्या करता है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। कोयल क्या करती है, करंट कैरिंग जो कोयल है या लूप है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड जब बनाते हैं तो यहां पे जब आपने बनाते हैं तो उसके कारण दूसरी वाली कोयल में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन जब वो मैग्नेटिक फील्ड या उसकी हेल्प से फ्लक्स जब चेंज होगा तो सेकंड वाली कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होगा इस वाली कॉइल में।
ठीक है ना। तो यही क्या है, फैराडेज का फर्स्ट लॉ है। और हम अब पढ़ेंगे फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई। ये यहां पे ठीक कर लेना इसको, लॉज ऑफ फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब आपको मैं बता दूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन बताओ तो क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो आप बताओगे इंडक्शन ऑफ करंट in a coil due to change in magnetic flux is known as a electromagnetic induction। ओके, तो ये हो गया ईएमआई। तो ईएमआई की कोई डेफिनेशन पूछ ले, बाई चांस नहीं पूछता लेकिन फिर भी पूछ ले, तो इंडक्शन ऑफ करंट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये आपके पास ईएमआई की डेफिनेशन हो जाती है। ठीक है, सिंपल सी है। अब हमारे पास है दो लॉज, किसके, फैराडेज के लॉज। पहला जो लॉ है वो क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज लूप और a coil changes, then an EMF is induced in the coil or in the circuit. Hence, current is induced. And it takes place only when this magnetic flux changes. जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जब तक चेंज होगा उसी टाइम तक ये केवल इंड्यूस्ड होगा। कौन, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फर्स्ट लो हो गया इफ, तो क्या है अपने पास है, इफ a magnetic flux of a loop or coil changes an EMF is induced, hence a current। कि EMF इंड्यूस्ड होगा तभी तो करंट इंड्यूस्ड होगी। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF जो है वो इंड्यूस्ड होगा उस कोयल के अंदर या उस लूप के अंदर। तो अगर ये EMF इंड्यूस्ड होगा तो वहां पर करंट इंड्यूस्ड होगी। तो ये कब होगा, इसको आप सिंपल वे में कह सकते हो कि किसी भी मैग्नेटिक, किसी भी कोयल के अंदर या लूप के अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा जो वहां पे करंट इंड्यूस्ड करेगा। ये फर्स्ट लॉ है। और सेकंड लॉ आपका क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इतना ही है। इसने क्या दिया आपको, मैग्नीट्यूड दिया है। जो फैराडेज के जो लॉज है इसने क्या दिया, मैग्नीट्यूड दिया आपको। तो यहां पर ईएमएफ या आप ये कह सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ऑफ कोयल या लूप। जो लूप है या जो कोयल है उसके थ्रू जितना फ्लक्स चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, उसके अकॉर्डिंग वहां पे आपका ईएमएफ आ जाएगा। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू डी फाई ओवर डी टी, और ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो यहां पर एक बात देखो, जो ये दोनों लॉज है ना, फैराडेज के जो लॉज है, इन्होंने क्या दिया आपको, इन्होंने ये बताया कि भाई यहां पर ईएमएफ तो इंड्यूस्ड होगा और उसके साथ साथ इसका ईएमएफ बता दिया, मैग्नीट्यूड बता दिया। तो यहां पर इन्होंने मैग्नीट्यूड बता दिया आपको। और आपको अब क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड से ही काम थोड़ी चलेगा, आपको इसकी डायरेक्शन भी चाहिए कि भाई ईएमएफ तो इंड्यूस्ड होगा लेकिन वो जो करंट तो इंड्यूस्ड होगी, लेकिन उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। वो जो डायरेक्शन बताने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फैराडेज ने नहीं दिया था, वो दिया था किसने, लेंज ने। लेंज नाम के भी साइंटिस्ट थे। तो लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और लेंज ने क्या दिया, इसका डायरेक्शन ऑफ करंट या डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। किसने दिया, डायरेक्शन ऑफ
ईएमएफ और करंट। तो आप करंट की बात कर लो चाहे इसकी बात कर लो, एक ही बात है। तो इसने ये बताया कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट कैन ओपोज द कॉजेज बाय विच इट प्रोड्यूस्ड। ये उन कारणों को ओपोज करेगी, उन कॉजेज को ओपोज करेगी जिसके कारण ये खुद क्या हुई है, पैदा हुई है। कौन? करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये क्या लिख रहा है, इसको बना देता हूं मैं। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट कैन ओपोज द कॉजेज बाय विच इट्स प्रोड्यूस्ड। ये उन कॉजेज को ओपोज कर सके जिसके कारण ये पैदा हुआ है। ईएमएफ भी होगा और ईएमएफ के साथ यहां पे करंट्स भी होगी, है ना। हाँ, ईएमएफ और करंट दोनों आ गए, ईएमएफ और करंट दोनों आ गए, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना, ईएमएफ इज सच दैट इट कैन ओपोज द कॉजेज बाय विच इट प्रोड्यूस्ड। अब ये कैसे आएगा, ये देखो आप यहां पर कैसे आएगा। देखो यहां पर मान लो ये अपने पास एक कॉइल है, ये अपने पास हमने अलग अलग जगह पे ये कॉइल्स कंसिडर कर ली है। मैं 4 केस लूंगा तो यहां पे आपको चारों में सब समझ में आ जाएगा इसमें कि करंट की डायरेक्शन क्या है। देखो फर्स्ट केस में यह है कि हमारे पास जो ये आपके पास क्या हो गई, बार मैग्नेट्स हो गए, ठीक है। ये बार मैग्नेट है, ये एक आपके पास क्या होगा, एक इलुस्ट्रेशन के लिए होगा। बाकी आपको इसमें करंट फाइंड आउट करने का एक लॉ भी बता दूंगा, लेकिन ये भी बहुत काम आने वाला है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। हमने फेराडेज एक्सपेरिमेंट किया था ना, उसी टाइप का काम है एक फिर से। अगर ये नॉर्थ पोल है, ये इसके नजदीक जा रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर करंट इंड्यूस होगी कि नहीं होगी? आप कहोगे सर होगी, तो सही। जब अगर करंट इंड्यूस होगी तो इसके अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, हम इसको देखने का हमारा तरीका क्या है। जैसे ये यहां पर ये कॉइल रखी हुई है ना, ये कॉइल रखी हुई है। तो इस कॉइल के अंदर आप ये बता सकते हो कि ये जो कॉइल है इसको हम देख कहां रह से रहे, हम जिस डायरेक्शन में ये लूप रखा हुआ, ये बार मैग्नेट रखा हुआ है, हम उसी डायरेक्शन से देख रहे हैं। ये कॉइल का ये वाला इस टाइप का फेस आपके सामने है और ये बार मैग्नेट इधर से इसके पास जा रहा है। दूर भी जा सकता है, नजदीक भी जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि करंट की डायरेक्शन हम जो नोट करेंगे ना, तो इधर से देखने पर आएगी, वो करेंगे। तो देखो क्या है, जब नॉर्थ पोल इसके नजदीक जा रहा है तो ये इस नॉर्थ पोल के नजदीक आने को ही ओपोज करेगा। और नॉर्थ पोल के नजदीक आने को ओपोज कौन कर सकता है, किसमें है इतनी हिम्मत? इसको नजदीक आने से क्या करना पड़ेगा, यहां पर कोई ऐसा पोल चाहिए जो इसको रिपेल करे, तभी तो रुकेगी इसकी मोशन। तो रिपेल करने के लिए यहां पर क्या चाहिए आपको, नॉर्थ पोल ही फिर से चाहिए। तो यहां पर इंड्यूस्ड होने वाली करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। करंट के कारण पोल जनरेट होते हैं, वो तो हमने 4th चैप्टर में ही कर लिया था। और इस डायरेक्शन से अगर करंट फ्लो होगी तो ये नॉर्थ पोल जनरेट होगा। और आपको पता है कि नॉर्थ पोल जब नजदीक आएगा, नजदीक आने के कारण करंट फ्लो हो रही है, तो ये उसी को अपोज करेगी ना जिसके कारण ये फ्लो हो रही है ना। धोखा ही तो देगी कि इसने तो इसको प्रोड्यूस किया, पैदा किया, और यही इसको अपोज कर रही है। ऐसे ही होती है दुनिया, जिसको बनाया वो उसी को बिगाड़ रहा है, उसी को अपोज कर रहा है। ये दुनिया का खेल है। और वो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी वही होता है, ठीक है। फिजिक्स नेवर फेल्स, ये याद रखना, यहीं से आया ये। तो जो नॉर्थ पोल है वो यहां पर भी इंड्यूस्ड हो गया। अगर ये नॉर्थ पोल में सेकंड केस ले रहा हूं, नॉर्थ पोल जा रहा है अवे, नॉर्थ पोल दूर जाने के कारण जो करंट फ्लो होगी, नॉर्थ पोल के जाते हुए को कौन बुलाएगा? जो दूर जा रहा है उसको कौन रोकता है? जो इससे अट्रैक्शन रखता है वो रोकता है। और अट्रैक्शन कौन रखता है? ओपोजिट वाला अट्रैक्शन रखता है। सेम वाले, एक दूसरे के साथ वाले तो क्या रखते हैं? रिपल्सन रखते हैं। अपने लोग हमेशा
रिपल्सन रखेंगे, लेकिन दूसरे वाले जो लोग वो हमेशा प्रेम करेंगे, इसको अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्ट कौन करेगा? ये करेगा साउथ पोल करेगा, यहां से साउथ जनरेट होगा, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। सिंपल सी बात है। ये कह रहा है हमें तो अपनों ने ले डूबा, है ना, ऐसे ही होता है। तो यहां पे इसको तो अपनों ने ले डूबा, लेकिन जो दूसरे थे वो इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब ये जा रहा है दूर तो दूसरे वाले इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखना। सेम चीज यहां पर थोड़ा सा मैं आपको अच्छे एक समझने के हिसाब से बता रहा हूं। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। साउथ पोल जब नजदीक आएगा तो साउथ भी अपने वाले को जब नजदीक आ रहा है तो इसको तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा, कि साउथ के नजदीक आने के, साउथ के पास आने के कारण करंट पैदा हो रही है। तो साउथ को पास नहीं आने देना है। साउथ को पास नहीं कब आने देना होगा? जब यहां पर भी साउथ आके बैठ जाएगा, ये लो करंट इस तरीके से इंड्यूस्ड होगी, तो नॉर्थ का दूर जाना और साउथ का पास आना बराबर हुआ कि नहीं हुआ? यही तो मैंने फैराडेज एक्सपेरिमेंट में बताया था। और यहां पर भी ऐसा ही होगा। जो अब ये सॉरी ये यहां पे साउथ और यहां पे नॉर्थ, तो अब ये साउथ जब दूर जाएगा तो अब इसको बचाने कौन आएगा? नॉर्थ आएगा, क्योंकि साउथ के दूर जाने के कारण जो करंट फ्लो हो रही है, तो साउथ को दूर नहीं कौन जाने देगा? साउथ को दूर जाने से रोकेगा कौन? नॉर्थ रोकेगा। अब ये बदला लेगा अपने यहां का, अब ये अपने यहां का बदला लेगा, ठीक है अब साउथ आ जाओ, ठीक है। तो यहां पे अब क्या हो गया, जो आपके पास नॉर्थ पोल है ये इंड्यूस हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। जब साउथ नजदीक आता है किसी भी लूप के अंदर तो कौन सी करंट इंड्यूस होती है? क्लॉकवाइज करंट। नॉर्थ नजदीक आता है तो एंटी क्लॉकवाइज, और दूर जाने पर जस्ट ऑपोजिट। ये आपका लेंज लॉ कह रहा है। और यहां पर अब हमारे पास इसका पूरे चैप्टर का, अब पूरे चैप्टर का अभी नहीं, इसके नेक्स्ट में एक छोटा सा टॉपिक उसके बाद आएगा। तो ये लेंज लॉ हो गया। यहां पे लेंज लॉ ने क्या किया, जिसके कारण वो इंड्यूस्ड हुआ है उसी को ओपोज करेगा। दिस इज कॉल्ड लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विच प्रोवाइड्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, हेंस करंट, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम आगे क्या है। अब है हमारे पास लेंज लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन। देखो यहां पर क्या हो रहा है कि सबसे पहले लोगों के मन में यह आया कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इंड्यूस्ड हुई, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुई, क्योंकि करंट तो इंड्यूस्ड हो रही है, करंट इंड्यूस हो रही है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। तो सब लोग ये सोचे कि यहां तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का जो लॉ है वायलेट हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ एक फंडामेंटल लॉ है, ये वायलेट हो नहीं सकता। तो यहां पर फिर लेंज ने इस चीज को एक्सप्लेन किया। लेंज ने ये कहा कि दैट एनर्जी रिक्वायर्ड या एनर्जी एक्सपेंस इन द मोशन ऑफ बार मैग्नेट और एनर्जी एक्सपेंस इन द change of magnetic flux through the loop is converted in the form of electrical energy produced as EMF and current in the loop। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अगर आपके पास जो भी करंट इंड्यूस्ड हुई है, जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ है, EMF इंड्यूस्ड हुआ है, वो कोई नया पैदा होके नहीं आया है, वो कोई प्रकट नहीं हुआ है जमीन से। वो क्या हुआ है, जो आपने वर्क किया है ना, जो आपने एनर्जी खर्च की है टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द लूप, जो आपने एनर्जी खर्च की वही एनर्जी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में मिल गई। और एनर्जी खर्च कौन सी कर रहे हो आप? इस बार मैग्नेट को सरकाने में कौन सी एनर्जी खर्च कर रहे हो? मैकेनिकल एनर्जी लगानी पड़ेगी कि नहीं लगानी पड़ेगी? जितनी मैकेनिकल एनर्जी लगानी पड़ेगी वो उतनी करंट फ्लो हो जाएगी, बात बराबर। तो देयर इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी या कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, सिंपल सी बात। तो यहां पर भी दिस इज ऑल्सो एनर्जी कंसिडरेशन। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, नोट कर दो, उसके बाद आप देख लेना, ठीक है।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स इज कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये मैंने आपको शॉर्ट में लिखा है, आपको अच्छे से बना के इसको लिखना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड या एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब कौन सी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स इन द लूप इज कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हेंस एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड in the process of electromagnetic induction, only transformation of energy is happening in this case। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से काम में लेना, बढ़िया से बना के लिख के, और फिर आपके पास ये काम में आ जाएगा। दिस इज हाउ वी कैन से लेंज लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन वर्क्स। ओके, अब हम आगे काम में लेते हैं। हमारे पास बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशनल ईएमएफ, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, अगर मुझसे कोई पूछे तो ये मैं इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखूंगा, और इंपॉर्टेंट की मैं नहीं रखूंगा, मैं वेरी इंपॉर्टेंट की मैं रखूंगा इस मोशनल ईएमएफ को इस चैप्टर में अंदर। ओके, और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, ये मोशनल ईएमएफ है, इमोशनल ईएमएफ नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, मोशनल है तो मोशनल ही रहने देना। आपको एक बात समझ में आ गई होगी, मोशनल ईएमएफ है, इसका मतलब यहां पर कुछ रिलेटेड होगा मोशन के, मोशन होगी तो यहां पर क्या होगा, ईएमएफ होगा। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, फेराडेज ने क्या कहा था, फेराडेज ने यह कहा था अगर फ्लक्स चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंड्यूस होगी या करंट इंड्यूस होगी। ओके, फ्लक्स चेंज होने पर ही इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगी, और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, यह है बी ए कॉस थीटा, यही है। अब यहां पर आप ये बताओ कितने ऐसे यहां पर टर्म्स है, कितने ऐसे फैक्टर्स है जिनके कारण फ्लक्स चेंज हो सकता है। यहां पर 3 फैक्टर है। पहला फैक्टर है आपके पास बी, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए, किसी भी कारण से हो सकता है, तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा या करंट इंड्यूस हो जाएगी। अगर एरिया चेंज हो जाए ए, तो भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा, करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। थर्ड, अगर थीटा चेंज हो जाए तो भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा और करंट या वोल्टेज इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, पक्का बताओ, होगा कि नहीं होगा, होगा। जब इतना हो जाएगा तो हम यहां पर तीनों को एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले एरिया की देखते हैं। ठीक है, पहले एरिया की देखेंगे, फिर एरिया के बाद हम शायद थीटा आएगा और थीटा के बाद आएगा बी। तो सबसे पहले देखो, हम हमारे पास यहां पर क्या आता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। हमेशा एक चीज फिक्स होनी चाहिए, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होना चाहिए, और हमें सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स को ही कैलकुलेट करना है। और मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए आपके साथ मैं लेकर आया हूं बहुत शानदार फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा, और यहां पर हमारे पास है मोशनल ईएमएफ, और मोशनल ईएमएफ को हम यहां पर देखते हैं। देखो आपके पास 3, एक ऐसा कंसिडर कर लेते हैं हम लूप, एक ऐसा लूप हमने कंसिडर किया है, इस लूप की 3 साइड से ये क्लोज है। 3 साइड क्या है इसकी, फिक्स है, ये इसकी 3 साइड है फिक्स, और जो 4th साइड है ना इसकी, 4th साइड है हमारे पास यहां पर इसकी मोबाइल, ये मूवेबल है। 4th साइड को हम यहां से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, और ये जो लूप है ये इस जगह पर एक मैग्नेटिक फील्ड हमने बना लिया, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनवर्ट्स टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। जो हमारे पास बोर्ड का जो प्लेन है जिसके अंदर मैं लिख रहा हूं, इसके लिए इनवर्ड है। समझ में आ गया, ये आपके पास यहां पर क्या आ गया, इनवर्ट्स आ गया, इस बोर्ड के प्लेन के इनवर्ट्स आ गया। फिर अब देखो यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड है बी,
ये आपके पास लूप है, इस लूप को हम लिख लेते हैं P Q R S। इसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से लिख लेते हैं, P Q R S। ये आपके पास लूप है, और इसकी जो लेंथ है, लूप की लेंथ, वो आप यहां पर L कंसिडर कर सकते हो। यहां से लेकर ये आपके पास इसकी लेंथ आ गई, और ये जो है यहां पर जो मूवेबल इसकी साइड है, वो हमने क्या कंसिडर कर ली, X कंसिडर कर चुके हैं हम यहां पर। ओके, और अब यहां पर हम ये जो आपके पास मूवेबल साइड है, इसको हम कंसिडर कर लेते कि ये इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मोशन कर रही है, v वेलोसिटी से मोशन कर रही है इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये आपके पास यहां पर टोटल पूरा काम हो गया। अब यहां पर आप फ्लक्स चेंज कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड B यहां पर कांस्टेंट है, फिक्स है B, डायरेक्शन इनवर्ट हो गई, और इस जगह पे जो आपके पास ये लूप है, इस लूप की तीनों साइड फिक्स है, तो केवल एक साइड जब इसके अंदर चलेगी तो इसका एरिया चेंज होगा। एरिया चेंज होगा ना, क्योंकि एरिया क्या होगा यहां पे, A इज इक्वल्स टू लेंथ L इंटू ब्रेड्थ X, L इंटू एक्स होगा। और जब X चेंज होता जाएगा टाइम के साथ साथ, तो उसके साथ साथ एरिया चेंज होगा, और एरिया चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने से EMF इंड्यूस्ड होगा, करंट इंड्यूस्ड होगी, और उसी करंट और EMF को हम यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये आप देखो यहां पर कितना अच्छे से हमें इसमें करना है। तो सबसे पहले हम यहां पर इसका एंगल देखते हैं कि एंगल क्या है B और A में। B कहां है, इनवर्ट टू द प्लेन है, और एरिया वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलर हो सकता है, होगा परपेंडिकुलर या तो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर आप मान लो इसको एरिया वेक्टर भी इसका इनवर्ट हमने कंसिडर कर लिया है। तो यहां पर फ्लक्स थ्रू लूप कितना होगा, फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, और cos 0 इज इक्वल्स टू 1। cos 0 इक्वल्स टू हमारे पास 1 आ गया, फाई इज इक्वल्स टू b इंटू ए, ये हो गया। अब एरिया कितना है इस फ्लक्स का, इस लूप का, तो आप एरिया के लिए बोल सकते हो b इंटू ए की जगह आ गया l इंटू एक्स, तो फाई की वैल्यू हो गई बी एल एक्स। कितना स्मूथ है ना ये, कितना अच्छा है, स्मूथ है ये। और अब आप यहां पर जब फ्लक्स आ गया तो आपको पता है एक्स चेंज हो रहा है, एक्स बदल रहा है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये अगर चेंज हो रहा है उसके साथ साथ, तो यहां पर आपके पास फ्लक्स चेंज होने के कारण इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और दैट ईएमएफ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, क्या कहता है ये, E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई ओवर डी टी। फाई क्या है, फ्लक्स है, माइनस डी फाई ओवर डी टी इसकी वैल्यू है, आ जाएगी इसकी। तो आप अगर यहां पर लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू माइनस डी ओवर डी टी, फ्लक्स की वैल्यू क्या है, बी एल इंटू एक्स, ये फ्लक्स आ गया। बी कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, माइनस बी एल, ये तो कांस्टेंट है, और आपके सामने आ गया dx ओवर dt, ये फाइनल फॉर्मूला आ गया। अब आपको पता है कि यहां पर डी बी एल एक्स डी एक्स ओवर डी टी, ये जब यहां पे आ चुका है तो आपको एक पता चल गया होगा
कि अब B और L तो कांस्टेंट है, dx ओवर dt है, dx ओवर dt का मतलब राइज इन x विद राइज इन टाइम, ऐसे ही तो है। लेकिन क्या यहां पर v की वैल्यू x के राइज होने के साथ है? नहीं, x डिक्रीज हो रहा है v की डायरेक्शन में, तो यहां पर dx ओवर dt क्या है? माइनस v के इक्वल है। जो dx ओवर dt है वो माइनस v के इक्वल है, और आप इसको लिख सकते हो BLV इक्वल्स टू। समझ आया? इस तरीके से आपको समझना है कि आपके पास अगर v इस डायरेक्शन में है और dx ओवर dt की डायरेक्शन क्या है? dx ओवर dt की डायरेक्शन है ये, कि टाइम जब आगे बढ़ेगा उसके साथ साथ x को भी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन यहां पर x क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और x डिक्रीज होने के कारण dx ओवर dt क्या है? नेगेटिव v है। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो यहां पे माइनस b और ये आ गया E इक्वल्स टू BLV। BLV इसको आप बाबूलाल व्यास भी बोल सकते हो। BLV इंपॉर्टेंट है, इतना ही है। ये कितना सिंपल सा डेरिवेशन है ना, और कितना इंपॉर्टेंट लगा रखा है मैंने आपको, वो आपके सामने है। ओके, तो EMF हो गया। अब हम यहां पर बात करते हैं कि जब यहां पर इस लूप का रेजिस्टेंस R होगा, तो इस EMF, ये EMF क्या है वो भी बता देता हूं। ये जो आपके पास रॉड है, इस रॉड के अलोंग यहां पर और यहां पर जो पॉजिटिव नेगेटिव, अगर इसका हम टर्मिनल माने तो कोई एक पॉजिटिव होगा कोई एक नेगेटिव, वो डायरेक्शन पता करने पर आएगा, अभी नहीं बता रहा हूं। इसके अकॉर्डिंग हो सकता है अलग आ जाए, है ना। तो यहां पर कोई एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा एक नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, वो है ये, वो है ये EMF। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो यहां पे हुआ हमारे पास EMF। अगर इस पूरे लूप का रेजिस्टेंस R है, इफ रेजिस्टेंस ऑफ लूप इज R, तो क्या यहां से करंट फाइंड आउट कर सकते हैं हम। यहां पे करंट I इज इक्वल्स टू क्या होता है? EMF अपॉन R, और EMF की वैल्यू क्या है? यह है BLV अपॉन R इज इक्वल्स टू I। ये फिर से इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास BLV की वैल्यू आ गई, ये I की वैल्यू आ गई BLV अपॉन R, तो इसको भी आपको अच्छे से काम में लेना है। ये आपके पास करंट की वैल्यू आ गई, और ये जो करंट की वैल्यू है, इसके आगे आपको एक चीज मैं बता देता हूं। इस करंट की वैल्यू के कारण, कि करंट की वैल्यू I इक्वल्स टू BLV अपॉन R, और इसके आगे आप अब देख सकते हो जब करंट इसमें से फ्लो हो रही है, तो अब आप बता सकते हो कि यहां पर दिस इज अ काइंड ऑफ करंट कैरिंग वायर। जब ये चेंज हो रहा है तो यहां पर करंट कैरिंग वायर है, और करंट कैरिंग वायर है तो इसके ऊपर अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट कैरिंग वायर रखा होगा, तो उसके ऊपर कोई फोर्स होगा, उस फोर्स को भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग साइड, तो अब आप फाइंड आउट कर सकते हो फोर्स ऑन करंट कैरिंग साइड, और वो कौन सी है? QR साइड है। इस QR साइड के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? इसकी लेंथ कितनी है? L। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B। करंट कितनी है? I की वैल्यू क्या है? वो रही। तो लिखो, देखो क्या आएगा। F इज इक्वल्स टू BLI साइन थीटा। थीटा कितना है? थीटा किस किस में है? थीटा इज एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेंथ ये रही अपवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा इनवर्ड डायरेक्शन में,
एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री आप यहां पे थीटा इक्वल्स टू लिख देना। इसमें लेंथ और बी के बीच में एंगल थीटा 90 डिग्री है और साइन 90 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल्स टू बी एल इंटू आई, और आई की वैल्यू क्या है, सिंस आई इज इक्वल्स टू बी एल वी अपॉन आर, हेंस देयरफॉर एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी एल इंटू बी एल वी अपॉन आर। तो आप इसको लिख सकते हो बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू वी अपॉन आर इज इक्वल्स टू एफ, और ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर इक्वल्स टू एफ। ये फोर्स हो गया। इतना फोर्स इस लूप को, इस करंट कैरिंग वायर को करने के लिए लगाना पड़ेगा। अब देखो यहां पे फोर्स तो आ गया, फोर्स की डायरेक्शन भी तो चाहिए ना। हम इसको इधर ले जाना चाह रहे हैं, और इधर ले जाने के कारण करंट की डायरेक्शन क्या होगी वो फाइंड आउट करना है। और वो फाइंड आउट करने के लिए देखो जो हमने लेंज लॉ यूज किया था ना, उससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें सीधा सा वही है, जो डिक्रीज हो रहा है वही पोल इंक्रीज करना है, वही पोल हमें सपोर्ट में चाहिए, वो करंट यहां से इंड्यूस्ड होगी। लेकिन इसका एक आसान लॉजिक ये भी है हमारे पास कि इसको आसान करने के लिए हमारे पास एक और साइंटिस्ट हुए हैं। देखो साइंटिस्ट ने बहुत सारे काम किए हैं, हर साइंटिस्ट कुछ ना कुछ करते रहता है। बाकी दुनिया का हर आदमी धरती के ऊपर बोझ है, और उस बोझ को कैसे रिड्यूस किया जा सके वो काम साइंटिस्ट लोग कंटिन्यूअस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बोझ बढ़ाने वाले लोग ज्यादा है। 98% लोग इलिटरेट है, समझदार बिल्कुल भी नहीं है। तो वो क्या है, बढ़ाया जा रहा है धरती का बोझ। तो साइंटिस्ट लोग जो है वो कुछ कुल मिलाकर कुछ आसान करते हैं उनकी लाइफ। चलो ये समझो, आप यहां से इस तरीके से समझना स्टार्ट करो तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा कर सको आप। तो वहां पे उन्होंने, उसमें से वही साइंटिस्ट अपने पास कौन सा, फ्लेमिंग्स। फ्लेमिंग्स आपने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है ना, लेकिन यहां पर फ्लेमिंग्स क्या है, राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल है। राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड रूल ही है, ठीक है। नाम में क्या रखा है, इतना सा देखो आप। तो यहां पर देखो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कह रहा है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट का, आपको पता है ना लेफ्ट किसके लिए, करंट कैरिंग वायर पर फोर्स फाइंड आउट करने के लिए काम आता है। लेकिन यहां पर हमें पहले करंट, इंड्यूस्ड करंट फाइंड आउट करने के काम आएगा, है ना। तो यहां पर हमारे पास फ्लेमिंग्स, ये राइट हैंड रूल, ये थंब नहीं है इसमें, इसके नाम में थंब नहीं है, राइट हैंड रूल है ये, ओके। ये क्या कहता है, ये आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फाइंड आउट करना है। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, याद रखना इस बात को। और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है कि आप अपने जो तीनों ये फिंगर्स है, एक थंब और दो फिंगर्स, थंब फर्स्ट फिंगर एंड सेकंड फिंगर, जिसको आप मिडिल फिंगर भी बोल सकते हो, तो इन तीनों को आप ऐसे परपेंडिकुलर स्ट्रेच करोगे। और इसमें सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट फिंगर है, दिस फर्स्ट फिंगर विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना इस बात को, ठीक है। एंड ये जो आपका थंब है, थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन, ध्यान रखना, ओके। फील्ड, मोशन, और ये दिस करंट विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, दिस मिडिल फिंगर विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो आप बस ये ध्यान रखो, ठीक है। तो क्या हो गया, थंब मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और
आपके पास जो सेकंड फिंगर है या मिडिल फिंगर है वो इंड्यूस्ड करंट को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो देखो इसको लेके चलो, अब आप यहां पर देखो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, इनसाइड, तो ये मेरी जो है ये वाली फिंगर इनसाइड गई। मोशन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये थंब, तो मोशन इधर है ना, तो थंब इधर आ गया। तो ये अब जो नीचे जो फिंगर रह गई ना नीचे, ये क्या करेगी, इसके अंदर इंड्यूस्ड डायरेक्शन को इस तरीके से हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड थंब इधर इस तरफ में, और ये जो है आपके पास नीचे जो फिंगर है, ठीक है ना, ये वाली, ये फिंगर क्या करेगी, इस वायर के अंदर करंट की डायरेक्शन को बताएगी, क्योंकि ये वाली साइड तो मूवेबल है ना, इसलिए तो करंट की डायरेक्शन हो गई ये, और ये करंट की डायरेक्शन तो ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव की तरह काम कर रहा है, और फिर इसके अंदर ये करंट की डायरेक्शन है। और यहीं पर उसके साथ ही जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है वो क्या बताता है, ये तो राइट हैंड हो गया, अगर लेफ्ट हैंड रूल की बात करें वो क्या, देखो एक साथ कंपैरिजन भी हो जाएगा। लेफ्ट हैंड रूल में थंब जो होगा वो बाद में काम आएगा, पहले फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, सेम चीज है। सेकंड फिंगर लेफ्ट हैंड रूल किसके काम आता है, फोर्स फाइंड आउट करने के काम आता है, फोर्स के कारण मोशन होती है, फोर्स फाइंड आउट करने के काम आता है, उसके कारण मोशन होती है। राइट हैंड रूल क्या काम आता है, इंड्यूस्ड करंट के काम आता है, और इंड्यूस्ड के कारण फोर्स लगता है, मोशन होती है और उसके कारण इंड्यूस्ड करंट होती है, इंड्यूस्ड करंट के काम आता है, ध्यान रखना। तो फिर यहां पर सेकंड फिंगर क्या, ये करंट को रिप्रेजेंट करेगी, और ये जो है ना ये फोर्स या फिर से मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। एक बात बताओ, दोनों में कोई भी चेंज, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ एक चेंज है, राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या करता है, करंट के कारण लगने वाले फोर्स को फाइंड आउट करने की काम करता है। सिंपल सी बात है। अब ये लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखो, जिसमें फोर्स फाइंड आउट करना है, करंट की डायरेक्शन है जो राइट से फाइंड आउट कर ली थी, और मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखो यहां पे ये लेफ्ट हैंड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर और करंट नीचे, तो फोर्स ऑटोमेटिकली आउटवर्ड लगने लग गया। लगने वाला जो फोर्स है ना वो एफ आउटवर्ड लगने लग गया, करंट के कारण फोर्स आउटवर्ड लग रहा है। हम इसको किधर मूव करवा रहे हैं, हम इसको इनसाइड मूव करवा रहे हैं। करंट किसके कारण इंड्यूस्ड हो रही है, इनसाइड मूव करने के कारण हो रही है। तो करंट की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली वो होगी जो इसकी इनवर्ड डायरेक्शन को रोक सके, और करंट नीचे जब फ्लो हो रही है तो इसके ऊपर फोर्स आउटवर्ड लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये मोशन को रोकने की कोशिश कर रही है। तो लेंज लॉ का जो काम था वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड लॉ ने, रूल ने इजी कर दिया हमारे लिए। दैट्स इट। ओके, तो इस तरीके से आपको काम करना है। तो यहां पर आप देखो, अब इस फोर्स की डायरेक्शन, अब फोर्स जब इधर लग रहा है, देखो क्या, फोर्स जब इधर लग रहा है, उस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इधर ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और इसके अगेंस्ट लगाना पड़ेगा, इससे ज्यादा ही लगाना पड़ेगा। तो आपको पावर लगानी पड़ेगी, पावर खर्च करनी पड़ेगी। तो ये जो पावर है इसी को कैलकुलेट करना है अब। ओके, ये जो पावर है इसी को कैलकुलेट करना है। और अब आपको पता है पावर इक्वल्स टू क्या आ गया, पावर रिक्वायर्ड टू मूव द रॉड या साइड, इसको रॉड को या साइड को मूव करने के लिए कितनी पावर चाहिए होगी, तो वो देखो आप। तो इसके लिए आपको ये देखना है, P इज इक्वल्स टू एफ इंटू वी होता है, सीधी सी बात है, क्योंकि W इक्वल्स टू एफ इंटू डी एस, डीएस में T का टाइम का भाग डिवाइड करोगे, भाग दोगे, तो ये ds से V बन जाएगा और W से P बन जाएगा। ओके, ऐसे W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस, T का दोनों में टाइम से डिवाइड करोगे तो ये F
इंटू वी और P पावर इस तरीके से, ठीक है। पावर B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R इंटू V, तो हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R इक्वल्स टू P, और ये आपके पास क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई। मैग्नेटिक फील्ड के कारण पावर की वैल्यू की इतनी पावर यू हैव टू अप्लाई टू मूव दिस रॉड, तो यहां पे इतनी सारी चीजें आपने कैलकुलेट कर ली। क्या क्या हो गया, आपने ईएमएफ कैलकुलेट किया है, आपने करंट की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया है, करंट की डायरेक्शन आपने फाइंड आउट करी है बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फिर वहां से फोर्स लगना स्टार्ट हुआ करंट कैरिंग वायर पे, तो आपने फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट की है। करंट कैरिंग वायर जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो फोर्स लगा, हमने फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करी, तो फोर्स की डायरेक्शन भी चाहिए, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के कारण आपने फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर ली। अब एक चीज और होगा कि जब यहां पे करंट फ्लो हो रही है चार्ज भी फ्लो होगा। अब ये चार्ज फ्लो की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है हमें, तो चार्ज कितना फ्लो होगा वो फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पर अब नया टॉपिक डालते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज इन मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ में कितना चार्ज फ्लो होगा ये देखो आप, है ना, ये लो, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको पता है ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाई ओवर डी टी, ठीक है। अगर मैं ईएमएफ को मैग्नीट्यूड लिखूं तो आप इसको डी फाई ओवर डी टी भी लिख सकते हो, ये तो इंस्टेंटेनियस हो जाता है। अगर हम इसको और सिंपल थोड़ा लिखना चाहें तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, ये भी लिख सकते हैं। और जो आपके पास ईएमएफ है इसको मैग्नीट्यूड को डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने हो गया। और आपको पता है करंट की वैल्यू क्या होती है, करंट होती है I इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर, यही तो होती है ना। तो यहां पर E की वैल्यू आप जब रखोगे तो ये डी फाई ओवर डेल्टा टी अपॉन आर इज इक्वल्स टू आई, इस डेल्टा टी को इधर ले आओ, आई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई ओवर आर, और आई इंटू टी क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई ओवर आर। यह आपके सामने क्या आ गया, नेट फ्लो ऑफ चार्ज आ गया। नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन केस ऑफ मोशनल ईएमएफ इज इक्वल्स टू द चेंज इन फ्लक्स एंड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो ये आपका आ गया फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज जनरली नहीं पूछते हैं, फिर भी आपको आना चाहिए क्योंकि जब टॉपिक दिया हुआ है तो आना चाहिए। ज्यादातर ये पूछा हुआ नहीं है अभी तक, तो इस बार ही आ जाए तो आ जाए, लेकिन ऐसा पूछा नहीं जाता। ये जनरली फोर्स पूछा जाता है, पावर पूछा जाता है, ईएमएफ पूछा जाता है, करंट पूछा जाता है, करंट की डायरेक्शन पूछ सकते हैं, फोर्स की डायरेक्शन पूछ सकते हैं, सब कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन चार्ज जनरली नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से करना है। और हमारा आज का जो लेक्चर है उसका कंप्लीट हमारा हो चुका है, और आप अपने कमेंट सेक्शन में बताएं आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं, कितना आपको प्रिपरेशन हो रही है, कितनी मदद मिल रही है यहाँ से, और अगर आपको रियल में हेल्प हो रही है तो अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बताओ उनको, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको नॉलेजेबल वीडियो
12th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए मैं लाता रहूंगा। और थैंक यू वेरी मच। इस सीरीज के बाद हम नीट की भी सीरीज चालू करने की कोशिश करेंगे। और ये अपने पास आज का चैप्टर, आज का जो लेक्चर है खत्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।